हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2026 जनवरी अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज के बारे में। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे चलते हैं बिना टाइम बर्बाद करें। तो हमारा टाइम बहुत प्रीशियस है, डेट्स आ गई हैं तो सबको पता लग गया होगा कि कब किसका पेपर है। तो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग पीवाईक्यूज कर ही रहे हैं और आज सेशन भी है शाम को इनऑर्गेनिक का, तो वो भी अटेंड कर सकते हो, है ना। क्या रहेगी? फॉर ए क्लोज्ड सर्किट डेनियल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज एक्यूरेट वन एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा एक्यूरेट वन है? तो ई नॉट जो सेल होता है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। इस बात को ध्यान से लिख लो, चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लेते हैं। ई नॉट हमारी कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना, ई नॉट कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसे हम लोग डायरेक्ट ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम लोग ई सेल लिखते हैं तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखते हैं, उस टाइम पे हम लोग डेल्टा जी ही लिख रहे होते हैं मन में एक्चुअली, है ना। लेकिन क्योंकि एन फैक्टर सेम होता है तो एन एफ ई से एन एफ हमेशा कट जाता, तो ई सेल हमारा वैसा लिखा जा सकता है। लेकिन ई नॉट सेल कैसा है? हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव मतलब जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो लिख लेते हैं द स्टैंडर्ड ई नॉट सेल इज अ कांस्टेंट value for a specific cell at a given temperature, ठीक है, and does not change as the reaction progresses over time। ठीक है, तो वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए आंसर क्या आ गया? आंसर 2 आ गया। ठीक है ना। टाइम के साथ ई सेल चेंज नहीं होगा, वो ई नॉट सेल चेंज नहीं होगा, ई सेल चेंज होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट खत्म होगा। तो ई नॉट तो फिक्स है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ली गई है। लेकिन ई सेल जो है वो नेक्स्ट इक्वेशन से आएगी। नेक्स्ट इक्वेशन से आएगी तो फिर क्या होगा कि ई नॉट तो फिक्स हो गया, बाकी चीजें टाइम के साथ वेरी करेंगी क्योंकि कंसंट्रेशन सेल का बदलता रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एम एक्स इज ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दैट फॉलोज द गिवन solubility at equilibrium। ठीक है, KSP हमें गिवन है। इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस इज दिस, द वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर मेटल इन सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो इसका हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इसका फॉर्मूला अगर तुम्हें याद रहेगा तो अच्छा रहेगा कि ई नॉट ऑफ एक्स माइनस एम एक्स एम इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एम प्लस टू एम प्लस 0.059 अपॉन 1 लॉग ऑफ KSP। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.79। ये हो गया 0.059 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻10। तो हो गया 0.79 इंटू 0.59, सॉरी इंटू करूँ प्लस 0.59, -10 था तो -59 हो गया। ठीक, तो ये बचा क्या? 0.2 वोल्ट, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट, यानी कि 200 मिली वोल्ट्स। तो सीधा सीधा आंसर आ गया 200 मिली वोल्ट्स। तुम्हें बस ये फॉर्मूला अगर याद है तो काम चल जाएगा। शॉर्ट नोट्स में तुम्हारे ये फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। कोई समस्या मुश्किल परेशानी किसी को भी नहीं आएगी, ये मान के चल रहा हूँ, है ना। मैं कुछ कुछ मान ही लेता हूँ हमेशा। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है इन द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल AgCl AgAgCl FeCl2 FeCl3 एट 298 केल्विन द सेल पोटेंशियल विल इंक्रीज व्हेन। तो ये क्या है कि ध्यान से देखना जरा कि अगर हम इसे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? अगर हम ई सेल लिखेंगे तो ई सेल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 लॉग ऑफ, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा क्या? AgCl से Ag तो नहीं आ रहा होगा, है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है AgCl। और ऊपर और क्या आ रहा होगा? ऊपर आ रहा होगा Fe2+ आ रहा होगा। भाई हम लोग एनोड अपॉन कैथोड लिखते हैं ना, एनोड अपॉन कैथोड लिखते हैं। तो कैथोड जब लिखोगे तो कैथोड में मतलब तुम अगर कैथोड की एनोड की रिएक्शन लिख देते हैं, दोनों रिएक्शन तुम्हारे लिए। एनोड में क्या हो रहा होगा कि Ag इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहा होगा? AgCl बना रहा होगा, और यहाँ पे प्लस Cl माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक, सही है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक, और ये कैथोड पे क्या हो जाएगा? कैथोड पे हो जाएगा कि FeCl2 जो FeCl3 है वो जो रिड्यूस हो रहा है। ठीक, FeCl3 रिड्यूस होगा किस में?
FeCl2 प्लस Cl माइनस में। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, इसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉनिक। सही। अब जब इक्विलिब्रियम लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसमें Fe2 प्लस ऊपर आएगा, देखो ध्यान से, Fe3 प्लस नीचे आएगा और Cl माइनस नीचे आएगा। अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि ई सेल को हमें बढ़ाना है। ई नॉट तो फिक्स नंबर है, ई सेल को अगर हमें बढ़ाना है, ई सेल को बढ़ाना है तो लॉग के अंदर इस क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन क्या कर दें, Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दें और Cl माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें। तो सी डी और ई आंसर आ जाएंगे अपने। ठीक है, इस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को हमें स्मॉलर करना पड़ेगा, इस पूरे को। मतलब हमें क्या करना है, ई सेल को बढ़ाना है तो माइनस वाले नंबर को क्या करना पड़ेगा, पूरे लॉग के अंदर जो नंबर है उसे क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी डी और ई आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, नाम क्या है, ऑन्सगर इक्वेशन है। क्या है, डिबाय ऑन्सगर इक्वेशन है। ये क्या है, डिबाय ऑन्सगर इक्वेशन है, डिबाय ऑन्सगर इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्रेशन दी और लैम्डा एम दिया, तो हमसे पूछा है कि ए की वैल्यू बतानी है। तो दो इक्वेशन बना लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें लैम्डा एम की वैल्यू 96.1 दे रखी है तो उस टाइम पे लैम्डा एम नॉट रख देते हैं, माइनस ए अंडर रूट सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.04। और दूसरा लिखते हैं 95.5, ये लैम्डा एम नॉट हो जाएगा माइनस ए अंडर रूट ऑफ 0.09। दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते तो ये आ जाएगा 0.4 इज इक्वल टू आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो ए लिख देते हैं। ए ये यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ए इंटू 10⁻⁻9 को लिख दें क्या, 3 इंटू 10⁻⁻1 अंडर रूट के बाहर निकाल के, और इसे लिख दें 2 इंटू 10⁻⁻1 और इसे लिख दें 4 इंटू 10⁻⁻1। तो ये आंसर आसानी से आ जाएगा, बोलो। तो ये कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 4। यहाँ से खत्म हो गया सवाल। आसान सवाल था, कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं थी, बस दो इक्वेशन बना के रिएक्शन को शॉर्ट करना था और खत्म हो जाता सवाल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक आध सवाल बहुत बेहतरीन आए, उनमें से हम लोग कुछ सवाल डिस्कस भी कर रहे हैं। जैसे ये सवाल बढ़िया था, ये सवाल बढ़िया इसलिए था क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तुमसे पूछी गई, ध्यान से करना है इस सवाल को। कह रहा है कि अ वॉल्यूम ऑफ x ml ऑफ 5 मोलर NaCO3 सॉल्यूशन वाज मिक्स्ड विद 10 ml ऑफ 2 मोलर H2CO3 सॉल्यूशन टू मेक एन इलेक्ट्रोलाइट बफर। ठीक है, इफ द सेम बफर वाज यूज्ड in the following electrochemical cell to record a cell potential of 235.3 millivolts, then the value of x will be। और हमें एक सेल दे रखा है, तो इसके लिए क्या करें, इस सेल को पहले सही से लिख लेते हैं कि अगर यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ रही है, यहाँ पे आ रही है 2। ठीक, यहाँ पे आ रही है 2, यहाँ पे आ रही है +3 और यहाँ पे आ रही है 0। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे कैथोड मान ले रहे हैं और इसे क्या मान ले रहे हैं, इसे एनोड मान ले रहे हैं। ठीक, सही है। तो सेल को सही से लिख लेते हैं, तो ये SnS हो जाएगा, इधर आ जाएगा HSnO माइनस, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर है। इससे ये गया SnOH होल 6 2 माइनस में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं और इसे लिख देते हैं Bi, और OH माइनस भी है ना, Bi2O3 सॉलिड से ये कहाँ गया, Bi सॉलिड में गया। ठीक, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को जरा देखना जरा ध्यान से। अब थोड़ा लंबा सवाल है, आराम से देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल में लिखें, क्योंकि हमें एन फैक्टर भी निकालना और रिएक्शन को सही से लिखना भी है, क्योंकि हमें वो निकालना होगा, क्या कहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा। अब हमसे कह रहा है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होगा कि जो HSnO2 माइनस है वो कन्वर्ट हो गया किस में, मैं डायरेक्ट बैलेंस करके लिख दूं रिएक्शन, बोलो चलेगा काम, वो कन्वर्ट हो गया SnOH होल 6 2 माइनस में, +2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें। ठीक, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसी तरह से रिडक्शन हाफ सेल लिखो भाई, रिडक्शन हाफ सेल लिखो। रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा कि Bi2O3 का रिडक्शन हो रहा है, तो Bi2O3 +3H2O +6 इलेक्ट्रॉन्स
गिव्स ट्वाइस Bi प्लस 6OH माइनस। तो इसमें हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। बोलो, पहले तो बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि के इक्विलिब्रियम तो उसके बिना लिख ही नहीं पाओगे। तो ये क्या बन गई इक्वेशन। अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि तुमसे बैलेंसिंग बैलेंसिंग सभी पूछ ली इसमें, है ना। ये बन गए यहाँ पे 3 और 3 6 पानी बन गए इधर। ठीक, 3OH माइनस है क्योंकि 9 इधर थे 6 इधर थे तो 3 ही बच रहा है ना। गिव्स थ्राइस SnOH होल 6 2 माइनस प्लस ट्वाइस Bi। ठीक, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब और इसमें Bi2O3 तो लिखा ही नहीं अपन ने। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हम लोग क्या करें, इसके लिए ई सेल की वैल्यू लिख लें। ई सेल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/6 लॉग ऑफ SnOH होल 6 2 माइनस की पावर 3 डिवाइडेड बाय HSnO2 माइनस की पावर 3 इंटू OH माइनस की पावर 3। बाकी तो सब सॉलिड और लिक्विड है तो उन्हें छोड़ दें। इसकी वैल्यू जो हमें दे रखी है, अगर हम इसे क्या करें, सबको वोल्ट में ही कर लें तो वोल्ट में दे रखी है तो कितनी दे रखी है, 0.2353 वोल्ट दे रखी है। ई सेल की वैल्यू हो जाएगी ई कैथोड माइनस एनोड, ई कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड माइनस 0.0591/6 लॉग ऑफ SnOH होल ट्वाइस की कंसंट्रेशन कितना दे रखा, 0.05 दे रखा है। पॉइंट एक का 0.5 है, एक का 0.05 है, इसका 0.5 है यार, है ना। इसका कंसंट्रेशन 0.5 है। ठीक, तो ये हो गया 0.5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 0.05 का होल क्यूब इंटू OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। ठीक, इसकी वैल्यू पुट कर दो। ई कैथोड कितना है, कैथोड हमारा Bi2 प्लस था -0.44 प्लस 0.96, तो इसमें एक पेज ऐड कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये बचेगा 0.2353 वोल्ट इज इक्वल टू आ गया माइनस का 0.44 माइनस ऑफ -0.90 माइनस 0.059/3/6। इससे अगर हम कैंसिल कर दें तो ये 10⁻³ -3 बचेगा, नीचे +3, ऊपर बच रहा कितना, +3 बच रहा। तो हम इसे लिख दें क्या कि ये ऐसे कि log ऑफ 10/OH माइनस की पावर 3। सही है, तो ये आ जाएगा 0.2353 माइनस पॉइंट, ये बचेगा प्लस का 0.46 बचेगा माइनस का 0.096/2 लिख दें, log ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ, ऐसा लिख लेते हैं, लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। ठीक, अब इसे इधर माइनस कर दें आगे तो ये हो जाएगा 0.2247 इज इक्वल टू पॉइंट माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, और ये इधर जाके माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हमने 0.46 को इधर भेजा तो ये प्लस हो गया। यार कैलकुलेशन बड़ा लंबा सवाल है ना। 1 प्लस POH हो गया ये, तो 0.4494 इज इक्वल टू 0.059 इंटू 1 प्लस POH आ गया। तो 1 प्लस POH की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.4494 डिवाइडेड बाई 0.059, इससे आ जाएगा आंसर 7.61। ठीक, तो पीएच आ गई हमारे पास, POH आ गई, जो आ गई वो आ गई 6.6। तो PH आ गई कितनी, PH आ गई 7.4। अब PH 7.4 आ गई तो हमें क्या करना है, हमें निकालना था कहाँ से चले थे सवाल, देख रहे हो कहाँ से शुरू हुआ। सवाल शुरू हुआ एक्स मोलर और हमें बफर बनाना था, तो बफर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो PH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड। PH आ गई 7.4, PK कितना दिया हुआ है, PK दिया मैं गिवन होगा 6.11, तो 6.11 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की वैल्यू हो गई कितनी, 5x डिवाइडेड बाई 20, तो ये बचा कितना 1.29 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x/4।
1.29 की वैल्यू भी कुछ दे रखी है, 19.5 दे रखी है, तो 19.5 इज इक्वल टू हो जाएगा x/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 78 ml। तो ये इतना लंबा सवाल था कि 2 पेज लग गए। मेंस में ऐसे सवाल को करना तो मतलब समझदारी का काम तो नहीं है। ठीक है ना, मतलब इसमें तुम कहीं ना कहीं एरर कर ही दोगे लगाते लगाते इतने लंबे सवाल को। तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ने में भी कोई बुराई नहीं है ना, आराम से छोड़ा जा सकता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रो के सवाल बढ़िया आए हैं। अगला सवाल ये बड़ा सुंदर सा सवाल फ्रेम किया गया है, अच्छा सा है, एनटीए को इसके लिए बधाई। क्या कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक एसिड HQ of concentration 0.18 molar was found to be 1/30 of the molar conductivity of another weak acid at Z with concentration 0.02 molar। lambda नॉट हमें Q माइनस और Z माइनस का सेम दे रखा है, तो हमें PK के डिफरेंस बताने हैं। ठीक है, तो हमसे लैम्डा M जो हमें दे रखा है HQ का, दैट इज इक्वल टू 1/30 टाइम्स लैम्डा M ऑफ HZ का। तो हमें एक बात यहाँ से ये पता लग गई कि लैम्डा HMQ अपॉन लैम्डा MHZ इज इक्वल टू 1/30, और इस रिलेशन को हमें जब जरूरत होगी हम लोग यूज कर लेंगे। दूसरी हमें इंफॉर्मेशन बहुत काम की दे रखा है कि लैम्डा M इनफाइनाइट ऑफ HQ इज इक्वल टू लैम्डा M इनफाइनाइट ऑफ HZ। ये भी एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका भी हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है HZ का, HZ का कंसंट्रेशन कितना है? HZ का कंसंट्रेशन है 0.02 मोलर है, और HQ का कंसंट्रेशन है 0.18 मोलर। ध्यान से देखना, हर डेटा की जरूरत पड़ेगी इसलिए पहले लिख लिया। अब हमसे कह रहा है कि हमें पीके में डिफरेंस निकालना है। तो पीके में डिफरेंस कैसे निकालें? अगर हम अल्फा को लिख दें, अल्फा ऑफ HQ लिखना जरा, अल्फा ऑफ HQ विल बी लैम्डा M ऑफ HQ डिवाइडेड बाय लैम्डा M नॉट ऑफ HQ। इसी तरह से अल्फा ऑफ HZ विल बी लैम्डा ऑफ HZ डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट ऑफ MHZ। दोनों को उठा के डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे जब, तो देखो हमें ये दोनों बराबर पता है तो हमें रिलेशन निकल आएगा, और इनका रेशियो पता है। तो अल्फा ऑफ HQ अपॉन अल्फा ऑफ HZ विल बी इक्वल टू लैम्डा M ऑफ HQ डिवाइडेड बाय लैम्डा M ऑफ HZ होगा। अब लैम्डा Q अपॉन लैम्डा HZ की वैल्यू में 1/30 पता है, तो अल्फा HQ अपॉन अल्फा HZ इज इक्वल टू 1/30 आ गया। ठीक, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब दोनों कैसे हैं? वीक एसिड है, दोनों वीक एसिड है, तो वीक एसिड के लिए हम क्या लिखेंगे कि K की वैल्यू किसके बराबर होती है? C�alpha² के बराबर। तो K ऑफ HZ विल बी इक्वल टू C ऑफ HZ इंटू अल्फा ऑफ HZ का होल स्क्वायर। ऐसे ही K ऑफ HQ विल बी इक्वल टू C ऑफ HQ इंटू अल्फा ऑफ HQ, क्योंकि अल्फा को तो नेग्लेक्ट कर देना। तो K ऑफ HQ अपॉन K ऑफ HZ लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू C ऑफ HQ कितना है? C ऑफ HQ दो था, वो 0.18 था, और ये 0.02 था, है ना, और ये आ गया क्या? 1/30 का होल स्क्वायर। देखो हम लोगों ने बड़ा संभाल के कर रहा है, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो गया, 9 टाइम्स आया, और ये आ गया 9 बाहर आ जाएगा, 10⁻⁻² आ गया। ठीक, तो ये आ गया K ऑफ HQ अपॉन K ऑफ HZ। हमें क्या रिलेशन निकालना? हमें निकालना है PK ऑफ HQ माइनस PK ऑफ HZ। तो माइनस ऑफ लॉग ले लें, माइनस ऑफ लॉग ले लेंगे तो PKA ऑफ HQ माइनस PKA ऑफ HZ कितना हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। बोलो आसानी से, तो आंसर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तसल्लीपूर्ण तरीके से सवाल लगाने का था, मुश्किल नहीं था, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करके लगाओगे तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस। हमें रिडक्शन प्रोसेस दे रखे हैं। टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीजेज। अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर देखनी पड़ेगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर देखनी पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारी रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा। हमें सारी रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। तो जब सब रिएक्शंस को रिवर्स करोगे तो सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा आ जाएगा? एल्यूमिनियम, क्योंकि उसका
रिवर्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ जाएगा 1.66। फिर आ जाएगा किसका, फिर अगर देखेंगे तो माइनस वाले का आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्रोमियम का, ठीक। फिर आ जाएगा किसका, फिर अगर इधर से पलट के दे देंगे तो Fe2+ का, और लास्ट में आ जाएगा CO2+ का, ठीक। तो ऐसा आंसर ढूंढ लो भाई कौन सा है। ऐसा आंसर हमारा 1 है, तो आंसर आ गया। हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर ढूंढनी थी, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि क्या हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर ढूंढनी, ठीक है। अगला देखो सवाल, अगला क्या सवाल कह रहा है, अगला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल PtO2 HCl और M2+ से बन रहा है, pH above which the oxygen would start to evolve at anode is। अब ऑक्सीजन वुड स्टार्ट टू इवॉल्व कर रहा है तो उस समय क्या होगा, ई सेल जो होगा वो जस्ट जीरो ही होगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। तो अगर हम रिवर्स रिएक्शन लिखें तो O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स वाटर आ जाएगा, बोलो, ठीक है, आ जाएगा। और हमें M2 से तो इसका मोलर कंसंट्रेशन 1 दे रखा है, तो लॉग के अंदर इसकी वैल्यू तो कोई फायदा नहीं लिखने की, तो हम क्या लिख दें, ई सेल किसके बराबर लिख दें, ई नॉट ऑफ एनोड ही लिख लेते हैं, ई नॉट ऑफ एनोड will be E naught of O2 to H2O minus 0.059 upon 4 log of 1 upon H plus की पावर 4, ठीक। तो ये आ गया क्या, E नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी 1.23 माइनस इसे लिख लो 0.059 1 अपॉन 4 लॉग ऑफ 1 माइनस ये हो जाएगा, मतलब 4 तो बाहर ही ले लेते हैं, और ये log 1 माइनस log 1 अपॉन सॉरी माइनस ऑफ लॉग H प्लस, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ई नॉट ऑफ एनोड जो आ गया, ई नॉट ऑफ एनोड जो आ गया वो आ गया 1.23 माइनस 0.059, ये तो जीरो हो गया, ठीक। और ये माइनस था और ये पीएच था, तो ये पीएच बन गया माइनस का, ये आ गया ई नॉट ऑफ एनोड, आराम से देखो। और ई नॉट ऑफ कैथोड हमें दे रखा है कितना, वो तो M2+ से M का दे रखा है, कितना दे रखा है 0.994 वोल्ट, ठीक। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके कितना कर दो, जीरो कर दो, तो बेसिकली ये दोनों आपस में बराबर हो जाने चाहिए विद माइनस साइन, तो आ जाएगा 0.994 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.23, माइनस साइन नहीं सेम ही साइन से आ जाएगा, ठीक। तो पीएच की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है, पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.095 इज इक्वल टू 0.994 माइनस, या 1.23 माइनस कर दें, माइनस कॉमन लेके 0.994, तो इससे आ जाएगा कितना 6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.095 इंटू पी एच, तो पी एच की वैल्यू आ गई 0.236 डिवाइडेड बाई 0.059, तो इससे आंसर कितना आ गया 4 आ गया। भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सवालों में, ये बड़े सवाल हैं, इन्हें लगाने में तुम्हें मज़ा आना चाहिए, जब सवाल लग जाए तो तुम्हें कुछ लगे कि हाँ कुछ किया है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, जो पुराना सवाल था बिल्कुल उससे मिलता जुलता सवाल ही आ गया हमारे पास में, लेकिन इसमें हमसे कह रहा है कि रिएक्शन कोशेंट इज 10⁻⁶ टाइम दे रखा है, तो हमें ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, तो हमें ज़्यादा बुद्धि लाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे निकाल दें क्या, ई नॉट सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा ई कैथोड माइनस एनोड, तो ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया कैथोड हो गया, तो ये हो गया माइनस का 0.44 माइनस का 0.90 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन कितना आ गया, एन फैक्टर कितना आ रहा था, एन फैक्टर इसका 6 आ रहा था, लॉग ऑफ 10⁻⁶, तो ये आ गया माइनस का प्लस का 0.46 माइनस का 0.059, तो आ गया 0.401 वोल्ट या 4.01 इंटू 10⁻⁻⁻1 वोल्ट, तो इसका भी आंसर कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। इसमें ज़्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डेटा हमें बिल्कुल सेट करके दिया गया था, कोई इसमें इफ बट किंतु परंतु नहीं है। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि हमसे दो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमें क्या किया गया, सब्सटेंस को अलग किया गया, देख लेते हैं। कंसीडर द अबव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर मेटल इलेक्ट्रोड इज अंडरगोइंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय फॉर्मिंग M+, M कैसे बन रहा है, M से M+ बन रहा है, द कैटायन M+ प्रेजेंट इन टू डिफरेंट कंसंट्रेशन C1 एंड C2 एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब
हमसे कह रहा है कि C1 इज प्रेजेंट, देन क्या होना चाहिए। तो अगर ये कह रहा है कि हमसे पॉजिटिव ई सेल निकालना है तो ई सेल की वैल्यू में कितनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। और ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा 0। तो हमने क्या किया, एक तरफ इसे मान लिया कैथोड, इसे मान लो एनोड, किसी को कुछ ही मान सकते हो, मैंने कन्वेंशन से इसे मान लिया कैथोड और एनोड। अगर हमने कैथोड और एनोड माना तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट सेल तो 0 हो गया, माइनस 0.0591 अपॉन लॉग एनोड अपॉन कैथोड लिखेंगे तो C1 अपॉन C2 लिख देंगे इसे। अब हमें क्या करना चाहिए, इसे ई सेल को हमें ग्रेटर देन 0 करना है तो C1 शुड बी लेस देन C2 होना चाहिए, बोलो। तो C2 को छोटा होना चाहिए। तो इफ C1 इज प्रेजेंट एट कैथोड, हमने कैथोड पे ही माना है, तो C2 शुड बी लेस देन C1। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आसानी से आंसर आ पाएगा। अगर हम रिवर्स मान लें इसे, अगर हम रिवर्स मान लें तो ई सेल के लिए हम क्या करेंगे, ई सेल के लिए मानेंगे ये हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ C2 अपॉन C1 हो जाएगा, अगर हम रिवर्स मान लें। तो इसे हमें निगेटिव करने के लिए C1 शुड बी ग्रेटर देन C2 होगा, छोटा होना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो जाए, ई सेल पॉजिटिव हो जाए। तो अगर ये एनोड पे प्रेजेंट होगा तो C1 इज प्रेजेंट एट एनोड, देन C1 शुड बी ग्रेटर देन C2 आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा आंसर हमारा। दोनों आंसर आ जाने चाहिए, तो इसके आंसर दोनों ही मार्क कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, दोनों तरह से देखेंगे, शायद एनटी ने एक ही दिया आंसर, लेकिन हम लोग दोनों देखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम मान के चल रहे हैं और गड़बड़ कर मतलब चेंज कर दे इलेक्ट्रोड, तो फिर फर्क पड़ेगा इस बात का। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है पीएच एंड द कंडक्टेंस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट HX इज फाउंड टू बी 5 and 4 into 10⁻⁵ सीमेंस रिस्पेक्टिवली। क्या कर रहा है, द कंडक्टेंस वाज मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन यूजिंग ए सेल वेयर द इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैविंग a surface area of 1 centimeter square were at a distance of 15 centimeter apart. The value of limiting molar conductivity is। अब हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है जी की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁵ सीमन, यानी SI यूनिट में दे रखा है, ध्यान रखना है ना, यूनिट्स का ध्यान रखना, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। हमें पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L बाई ए होता है। तो 1/R किसके बराबर हो जाएगा, 1/रो इंटू A बाई एल के बराबर हो जाएगा। तो जी की वैल्यू दे रखी 4 इंटू 10⁻⁵, ये हो जाएगा कप्पा। ठीक, 1/R को क्या, 1/रो को क्या लिख देंगे, ये रो है सॉरी, और ये एल है। ठीक, तो कप्पा इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि हम सबको अब मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻2। हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो कप्पा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 60 इंटू 10⁻⁻3 या 6 इंटू 10⁻⁻2 सीमेन पर मीटर। ठीक, अब हमने ये निकाल लिया। अब हमें पता है कि हमें कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला पता है, लैम्डा एम का फॉर्मूला जो पता है हमें, क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, लैम्डा एम का फॉर्मूला जो हमें पता है, लैम्डा एम हमें पता है क्या होता है, कप्पा अपॉन सी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा यूनिट में डील कर रहे हैं इसलिए। ठीक, और ऐसा यूनिट में डील कर रहे हो तो यहाँ पे -3 लिखना पड़ेगा तुम्हें, क्यों, क्योंकि अगर कप्पा इंटू 1000/c लिखोगे तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखोगे, मीटर क्यूब में -3 ऊपर चला जाएगा। ठीक, और अल्फा की वैल्यू है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक, तो यहाँ से अल्फा इंटू लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आ गई लैम्डा एम के बराबर। अब लैम्डा एम की जो वैल्यू है ये हो गई किसके बराबर, और यहां से अगर देखो तो C इंटू लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 10⁻⁻3 हो गया। ठीक, तो क्या करें, हमें क्या निकालना है, हमें दे रखा पीएच दे रखी, पीएच किसके बराबर, H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होता है, सी अल्फा के बराबर होता है। सी अल्फा के बराबर होता है तो हम क्या लिख दें इसे, तो C इंटू लैम्डा एम नॉट हो गया ये। तो अगर हम क्या कर दें इसे, इसमें C का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें C का मल्टीप्लाई कर दें, चलेगा, बोलो। दोनों में C का मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये सी एल, इसे ऐसा लिख लो। तो इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं कि ये H प्लस हो गया इंटू लैम्डा एम नॉट हो गया, और ये हो गया कप्पा इंटू 10⁻⁻³ एच प्लस की वैल्यू दे रखी 10⁻⁻5, लैम्डा एम नॉट हो जाएगा, कप्पा की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये सब कैंसिल हो गया, तो लैम्डा एम की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 6 आ गई। हमें मीटर में ही निकालना था, इसलिए हमने आंसर इस तरह से निकाला। ठीक, अगला देखना, बस थोड़ा सा उसे वेरिएशन करना था, बस और कुछ नहीं था। करा कंसीडर द फॉलोइंग redox रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, दैट इफ द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द बैलेंस इज देन द वैल्यू ऑफ n, हमें n फैक्टर निकालना है इसमें, हमें n फैक्टर निकालना। तो रिएक्शन को बैलेंस करते तो हमने लिख लिया ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होगा। जब भी n फैक्टर निकालना हो तो क्या करो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करो रिएक्शन को, ज़्यादा आराम में रहोगे। तो Cl माइनस यहाँ +5 से -1 में जा रहा है, तो Cl रिड्यूस हो रहा था, यानी कि BH4 माइनस जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा था। BH4 माइनस कहाँ जा रहा था, H2BO3 माइनस में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन थे तो 3 वाटर ऐड कर दिए, 3 वाटर ऐड कर दिए, तो यहाँ पे हमने 8 H प्लस ऐड किए, जिससे 10 हो गए, और यहाँ पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक, रिडक्शन ऑफ सेल में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ सेल में क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ सेल में ClO3 माइनस किस में गया, Cl में गया। तो इसमें हमने 3 वाटर ऐड किए, तो यहाँ पे हमने 6 H प्लस ऐड कर दिए, 6 H प्लस ऐड कर दिए, तो यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो यहाँ पे हमें बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो जो नेट इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो कितने आ गए, 24 आ गए। तो एन फैक्टर तो 24 आ गया। तो बैलेंस इक्वेशन क्या लिखोगे, देखना जरा, बैलेंस इक्वेशन लिखोगे 3BH4 माइनस प्लस 4Cl3 माइनस प्लस प्लस कुछ आ रहा है क्या, वाटर वाटर तो कैंसिल हो जाएंगे, 4 3 12, 3 3 9, इधर आ गए तो इधर बचेंगे, तो बचेगा 3H2BO3 माइनस प्लस H प्लस कितना होगा, 8 3 24, और ये होगा 6 चौक 24, H प्लस गए, इलेक्ट्रॉन गए, प्लस बचा 4Cl माइनस बचा, और यहाँ पे 3H2O आ गया। तो एन फैक्टर कितना आ गया, 24 आ गया। ऐसी सिचुएशन में एन फैक्टर को हम लोग इसी तरह से निकालेंगे, तभी बेस्ट आंसर आएगा। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 प्लस टिल द कॉपर 2 प्लस वाज एग्जॉस्टेड। ठीक है, द लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन ऑफ 300 मिलीग्राम्स ऑफ Cu मेटल। हाउएवर, अब 300 ग्राम मिलीग्राम Cu हो गया डिपॉजिट, है ना, ये ध्यान रखना। हाउएवर ए करंट ऑफ 600 एम्पियर वाज कंटिन्यू टू पास, हमने करंट बदल दिया है, और कह रहा है कि द सेम अमाउंट to the same solution and another 28 minutes, keeping the total volume of the solution 200 ml. If the total volume of oxygen evolved at HTP in the entire process is, तो इनिशियली क्या हो रहा है, हम लिख दें कि इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर 2 प्लस जो होंगे वो इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 के होंगे। ठीक, O2 के लिए फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसके इक्विवेलेंट्स कितने आ रहे हैं, 300 मिलीग्राम से, इसका 10⁻⁻2 हो गया इंटू 2 डिवाइडेड बाय 63.5। ठीक, 300 मिलीग्राम्स थे, और मिलीग्राम्स के लिए हमने क्या किया, ग्राम्स में कन्वर्ट किया, तो 10⁻³ करेंगे। ठीक, 10⁻³ करेंगे। ठीक, और इसके एन फैक्टर कितना है, 4 है, तो ये 2 आ गया इधर, और इधर आ गया 150। तो एन ऑफ O2 निकाला, जब एन ऑफ O2 निकाले, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 2.36 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए। ठीक, ये पहले प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप में जो आ गया। अब क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हमने जब 600 एम्पियर का करंट पास किया, तो हम W निकालने, उससे W इक्वल टू क्या होता है, ZIT होता है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगा, Z की वैल्यू हो गई 32/4 इंटू 1/96500। I की वैल्यू हो गई कितनी, 600 मिली एम्पियर है, 600 मिली एम्पियर है ना। तो 10⁻⁻3 फॉर कितने सेकंड्स किया हमने, फॉर कितने 28 मिनट्स किया, तो 28 इंटू 60। ठीक, इसे सॉल्व कर दो तो W की वैल्यू आ जाएगी 83.56 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई 32। ये आ गए, वेट आ गया। तो मोल्स कितने आ गए,
तो इससे आएगा 2.611 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स हो गए 2.611 प्लस 2.36 इंटू 10⁻³ तो वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया 2.61। इसे अगर हम ऐड कर दें तो आ जाएगा 4.971 इंटू 10⁻³ इंटू 22,400। ठीक, हमें एच टी पी कंडीशन दे रखी है, तो दैट इज इक्वल टू 111.35 ml आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 111 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी सारे सवाल कर लिए। 13 सवाल करने में 35 मिनट लगे, बहुत बड़ा सवाल थे। ठीक है ना, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो।